जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज सांगानेर के सभागार में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रीटा जैन मैम, विषय विशेषज्ञों, अन्य व्याख्याता मित्रों एवं छात्राओं का सत्र 2023-24 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन छात्राओं के सुनहरे भविष्य एवं क्षमता संवर्धन हेतु एक प्रश्न एक विशेषज्ञ की तर्ज पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के कुछ प्रश्नों को विषयवार हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सभी छात्राओं से अनुरोध है कि वे ध्यान से सुने और समझें कि सिविल सर्विसेज के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है और उन्हें हल करते समय क्या स्पष्टीकरण और समझ अनिवार्य है। आज हम आईएएस प्रीलिम्स के मई 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं डॉक्टर रंजू शर्मा क्वेश्चन 6 हिस्ट्री के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन को आपके सामने उसका एनालिसिस कर रही हूँ। क्वेश्चन में एक साइड में लिटरेरी वर्क और एक साइड में ऑथर का नाम दिया गया है। इसमें आपको पेयर करना है कि कितने पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, हाउ मैनी। हमको जो स्पेशल ध्यान देना है हाउ मैनी, क्योंकि एक से ज्यादा पेयर भी राइट हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 पे है देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त के आगे बिल्हन ऑथर का नाम लिखा गया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। बिल्हन 11th सेंचुरी का कवि था, कश्मीर का इतिहास लिखा था, विक्रमांक देवचरित उसकी रचना थी। और देवी चंद्रगुप्त का मूल लेखक विशाख दत्त है। विशाख दत्त की 2 मुख्य रचनाएं फेमस है, एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त एक संस्कृत राजनीतिक नाटक है जिसका मूल कथानक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई रामगुप्त से संबंधित घटनाओं का है। ये इसका जो अधिकांश भाग लुप्त हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं किसी लिटरेरी वर्क में उद्धरण के रूप में ये अवेलेबल है। इसका मूल कथानक में जो विशाख दत्त, जो इसके मुख्य लेखक है, विशाख दत्त, जिनका नाम किसी मैन्युस्क्रिप्ट में विशाख देव भी मिलता है, उनका कहना, उन्होंने इसमें इस कहानी में, इस नाटक में ये बताया है कि जो रुद्र सिंह, शक रुद्र सिंह के भय से आक्रांत होकर गुप्त शासक रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को रुद्र सिंह को पेश करने के लिए तैयार हो गया था, जिसका पता चलने पर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुए, वो अपने सैनिक बल के साथ जाकर रामगुप्त के इस प्रपोजल को नकारते हुए शक रुद्र सिंह की हत्या कर देते हैं। उसके बाद रामगुप्त की हत्या कर अपनी ध्रुव स्वामिनी के साथ में विवाह कर लेते हैं। ये इस राजनीतिक नाटक का कथानक है। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि हमें 380 एडी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और 380 एडी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के बीच में कुछ समय के लिए निर्बल शासक के रूप में रामगुप्त ने शासन किया था। केडी वाजपेयी, डॉक्टर रामेश चंद्र मजूमदार और डॉक्टर रोमिला थापर, उनका कहना है कि जो देवी चंद्रगुप्त में दी गई घटना रॉन्ग है। वो इसको कहते हैं कि हिस्टोरिकल, इसे सही नहीं मानते हैं, लेकिन रामगुप्त की हिस्टोरियोसिटी पर वो बिलीव करते हैं। सेकंड है हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक नैनचंद्र सूरी, ये करेक्ट आंसर है। हमीर महाकाव्य 15th सेंचुरी का ग्रंथ है। ये संस्कृत महाकाव्य है। रणथंभौर के शासक हमीर देव, जो कि 13th सेंचुरी में शासक थे, उनके विषय में लिखा गया। उनकी साहसिकता, उनके वीर, उनका साम्राज्य विस्तार, अजय मेरू नगर की स्थापना से संबंधित इसमें बताया गया है। 14 सर्ग है इसमें, और इसमें अजय मेरू, जो कि अजमेर नगर से नाम से जाना जाता है, और चौहानों को इस ग्रंथ में सूर्यवंशी बताया गया है। थर्ड है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के ये थोड़ा ट्रिकी
इसका जो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं, लिखा हुआ है नागार्जुन, जबकि इसका राइट आंसर है नागसेन। नागसेन एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु थे, और बौद्ध मिनेंडर जिसका नाम बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद मिलिंद हो गया था। यह एक इंडो ग्रीक सम्राट था और दर्शन और तंत्र मंत्र और प्रज्ञा वैशिष्ट्य में इसका बहुत बड़ा रुझान था। इसीलिए वो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछते हैं नागसेन से, और बौद्ध भिक्षु नागसेन बहुत ही सरलता के साथ इन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। ये मिलिंद पन्हो ये पाली ग्रंथ है, इसीलिए इसका नाम पन्हो बताया गया है। पन्हो मीन्स प्रश्न पूछना। फोर्थ है नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत दक्षिण भारत के एक जैन विद्वान के द्वारा लिखा गया था। ये 10th सेंचुरी एडी का ग्रंथ है, और सोमदेव सूरी इसका राइट आंसर है। और जो इसमें लिखा हुआ है, तो सोमदेव सूरी के द्वारा जो कई 3 बुक्स लिखी गई थी, जिसमें अध्यात्म तरंगिणी, यशस्वी लग चंपू और नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत राइट आंसर है। ये राजनीति विज्ञान का अमृत कहा जाता है, राजनीति पर बेस्ड है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जिस तरीके से एक बहुत एक्सीलेंट ग्रंथ माना जाता है राजनीति पे, उसी तरीके से नीति वाक्यामृत भी है। नीति वाक्यामृत में 32 समुद्देश्य मीन्स 32 सब्जेक्ट है, जो कि कांडनीति, स्वामी, अमात्य, बल, कोश, विवाह, प्रकरण, व्यवहार, सदाचार, इसके 32 समुद्देश्य हैं जो कि हमको इसमें मिलते हैं। तो इससे जो लिखा है हाउ मेनी ऑफ द अबाउट पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो आंसर बी इज राइट, ओनली 2, यानी ओनली 2 मीन्स हमीर महाकाव्य, नैचंद्र सूरी, और 4th आपका नीति वाक्यामृत जो कि सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा गया है। थैंक यू। डॉक्टर पूजा सिरोला, इतिहास विभाग। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, और इसमें पूछा गया है कि बंगाल किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर चार्टर एक्ट 1833 है। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना था, और उसने 1833 तक ही बंगाल में जो ब्रिटिश शासन रहा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे रहा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में बंगाल की टेरिटरी उनके अधिकार क्षेत्र में थी। 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि हम लोग देखते हैं कि 1857 तक रहा, और 1858 के एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। तो राइट आंसर है दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Good afternoon everyone. Myself Dr. Manju Acharya, Assistant Professor Political Science. My question number is 13. Which one of the following statement reflects the chief purpose of the Constitution of a country? किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है? निम्न में से इसका सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? Option number A, it determines the object of the making of necessary laws. क्या संविधान आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी, इट enables to creation of political offices and a government. क्या राजनीतिक कार्यालय और सरकार के निर्माण के लिए संविधान आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी, इट डिफाइंस द लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट. संविधान क्या सरकार को सीमित करने के लिए बनाया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. यानी कि यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. One of the main purpose of the Constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in a sense that government may never trespass them. यानी कि संविधान का निर्माण सरकार के कार्यों को सीमित करने के लिए किया गया और व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए किया गया. थैंक यू.
Hello everyone, myself Dr. Lalita Dadarwal, Department of Political Science. My question number is 14. In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? First Amendment, B, 42nd Amendment, C, 44th Amendment, and D, 86th Amendment. Right answer is option B, 42nd Amendment. Next. 42nd Amendment is also known as mini constitution. 59 provisions were changed by this amendment. It was enacted in 1976 during emergency period. That time our Prime Minister was Srimati Indira Gandhi. It gave effect the recommendation of Swansingh Committee. Next, the Parliament was given unrestrained power to amend any part of Constitution without judicial review. This essentially invalidated the Supreme Court's ruling in Keshwanand Bharti versus State of Kerala in 1973. This prevented any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground. Next. It also declared that there would be no limitation on Parliament to amend the Constitution. Main objective of amendment was reduce the power of Supreme Court and High Courts. The amendment sought to restrict the power of judiciary and grant more authority to Parliament in matter related to constitutional interpretation. Next, it added certain provisions like Article 31C, which aimed to limit the judicial review of law affecting socio-economic rights. The 42nd Amendment was made null and void in the case Minerva Mills versus Union of India. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा दफ्तरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए नेक्स्ट। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। स्टेटमेंट है यहाँ पर धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, वो केवल सिफारिशें कर सकती है। लोकसभा के बीच इस समझौते के मामले में धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले हमें वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये दोनों क्या चीज़ है। नेक्स्ट आइए, विधेयक के 4 प्रकार: संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, साधारण विधेयक 107, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117। अभी हमारा विषय धन विधेयक और वित्त विधेयक है। नेक्स्ट, धन विधेयक क्या है? देखिए सिंपल समझना, धन विधेयक है क्या? जिन चीज़ों से हमारे देश में धन आता है दैट्स कॉल्ड धन विधेयक। आप देखिए जो भी टैक्स हम लोग भरते हैं, जो टैक्स नया टैक्स अगर जनरेट किया जाता है, पुराना टैक्स खत्म किया जाता है या फिर कंप्लीटली खत्म किया जाए, वो धन विधेयक में आएगा। सरकार जो भी कर्ज लेती है वो धन विधेयक में आएगा, और संचित और आकस्मिक निधि जो होती है वो धन विधेयक में आता है। अब धन विधेयक क्या है? तो उसके कुछ प्रावधान है कि धन विधेयक जो होगा, सबसे पहले लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वही डिफाइन करता है कि कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं है। उसके 3 प्रावधान है जो यहाँ लिखे गए हैं: टैक्स, गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है, और संचित आकस्मिक निधि। तो निर्णय अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि बाद में राष्ट्रपति की परमिशन, क्योंकि वो वापस पुनर्विचार के लिए उसको लौटा नहीं सकता है। आगे नेक्स्ट, राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक होल्ड रख सकती है और इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता। यानी कोई बिल धन विधेयक है तो उसमें एक नॉर्म है कि उस पर राज्यसभा केवल 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, उस पर कोई भी विचार या फिर एडवाइस करके वापस लोकसभा में भेज सकती है। राज्यसभा के पास 14 दिन से ज्यादा उस बिल को रोकने का कोई अधिकार नहीं होता है, और ज्वाइंट मीटिंग भी यहाँ पर नहीं होती। वित्त विधेयक और धन विधेयक में सिर्फ यही डिफरेंस है कि धन विधेयक अगर राज्यसभा में जाता है तो वो 14 दिन तक होल्ड हो सकता है, उसके बाद उसके पास कोई पावर नहीं रह जाता है। लेकिन वित्त विधेयक के लिए है कि राज्यसभा उसे अस्वीकार
कर सकती है और उस पर संयुक्त बैठक की जा सकती है। धन विधेयक जो धन आया है और जो धन आया है उसको किस तरीके से विकास कार्यों में, जैसे हम देखिए पुल बनते हैं, सड़क बनती है, हमको जो गवर्नमेंट सैलरी मिलती है वो सब वित्त विधेयक में आता है। तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है कि वहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है, संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है, प्लस वहाँ पर राज्यसभा के द्वारा उसको अस्वीकार किया जा सकता है। आइए हम स्टेटमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह विधेयक संशोधन या उसे अस्वीकार कर सकती है। यहाँ वित्त विधेयक है, इसका मतलब राज्यसभा इस पे संशोधन कर सकती है, यानी ये सही है स्टेटमेंट। सेकेंड है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, अमेंडमेंट उसमें सिफारिशों के साथ वापस भेज सकती है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड है, लोकसभा के बीच समझौते के मामले में धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। पहले का धन विधेयक के लिए कोई बैठक नहीं की जा सकती, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की जा सकती है अगर दोनों सदन में या दोनों हाउसेस में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। इसका मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है सी। थैंक यू सो मच। Myself, Dr. Bhavna Vashis, Assistant Professor, Department of Zoology. Today here I am presenting question number 22, RS Prelims 2023. And the question is, question number 22 having two statements. Statement 1, marsupials are not naturally found in India. And the second statement is, marsupials can thrive only in montane grassland with known predators. And here's the options. Next. Statement 1, the marsupials not naturally found in India because they are exotic species in India which does not naturally occurring in an area and come from outside. Marsupials are the mammals that carry their young ones in a pouch, and they are occurring like this, including kangaroos, koalas, wombats, which are not naturally found in India. They are primarily found in Australia, New Guinea and some other regions. They are naturally found in India because they are non-native and exotic species in India and never meet to survive here. For starters, because of their weather, the marsupials are suited for the dry, arid and cold climate of Australia, a complete contrast to the humid summers and cold winters and for eastern India. Next please. Please back the DJ. Marsupials can thrive only in montane grassland with no predators. We all know that marsupials can thrive in a variety of habitats, including forests, grassland, and deserts. They can also live in areas with predators. For example, we know about the opossum. The opossum is a marsupial that is found in North America. It is a common prey animal for coyotes, fox, and hawks. And our opossum has a number of adaptations that help to survive in the wildlife, including a strong sense of smell, sharp claws, and a thick coat of fur. That's why the first statement is correct and the second statement is wrong. So the answer is statement C. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Shikha Vansali from Department of Botany, and my question is question number 23. The next slide. Invasive Species Specialist Group belongs to which of the following organization? The International Union of Conservation of Nature, United Nations Environmental Program, United Nations World Commission for Environment and Development, and the fourth choice is the World Wide Fund for Nature. Next. What is IUCN? It is an international organization working in the field for conservation, sustainable use of natural resources. It is involved in data gathering, analysis, research, field project and education. Its mission is to influence, encourage, assist society throughout the world for conservation. Next. ISSG is the specialist group which is the part of IUCN. Next. What are invasive species? These are species which are introduced in an environment and they overcome the population of the existing one and becomes harmful. Invasive species adversely affect the environment, the habitat, and it also affects the ecology. And the example for one invasive species is Parthenium. Next slide, please. It was introduced in India as a seed containment with wheat,
and it slowly spreaded in the whole area, and the pollen of Parthenium are harmful. So the answer is 1 because it is related to conservation. So the answer is going to be IUCN. The ISSG is an international organization which is working for conservation, which is a part of IUCN. It is involved in data gathering, assists society throughout the world for conservation, and it develops global innovation. So the answer is going to be the A, answer 1. Thank you. Good afternoon, everyone. My question number is 24. As we are discussing today, UPSC Prelims 2023 question, and my question number is 24, which is consider the following fauna. Fauna means animals, and our first animal is loin-tailed macaque, second is Malabar seaweed, third is samba deer. And we have to find out the nocturnal ones. Nocturnal means those who are active during the night, means after the sunset. And our first of all, we must know that what are nocturnals. Nocturnals are night-dwelling animals, and they are most active after sunset. Nocturnals means they will take tests during the daytime. Okay, and we know our the examples like bats, owls, raccoons, hedgehogs, moths, etc. Opposite of this is diurnal. Diurnal means like us, we are the human beings. We are active during the daytime, and the examples are like primates, which are monkeys, cows, and there are many more. Next, why these nocturnals work like that? Means they are active during the night time because they have a specific kind of eye specialties. Means they have a specific kind of cells which are more in number in their eyes, which are rod cells. We have cone cells higher in number. That is why we are diurnal. And the best example is red foxes. They use good night vision for hunting during the night. And they also have a very specific feature which is using sound and vocal signaling. Next. Our first option is loin-tailed macaque, which is Macaca salinas. These are old world monkeys, which is also known as Gondru, and they are specifically found in hotspot region of India, which is Western Ghats, and this is endangered species. Means they are near to danger of extinction, and they are about 2,500 individuals, but they are diurnal. So our first option is wrong. Next, please. Second one is Malabar seaweed. They are specifically endemic to Western Ghats of India. They are critically endangered, and they are nocturnal. So we can add this option in our answer. Next one, Samba deer, which is Rusa unicolor, and it is specifically found in Asian subcontinent. And this is a vulnerable species, and they are active during night. So our third option and second option are correct in this answer, in this question. So our answer will be option number B, which is only true. This is Dr. Samia Khan from Zoology Department. Today I am presenting question number 25. That is, which of the following organisms perform vagal dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? We have 4 options: butterflies, dragonflies, honeybees, wasps. And description of my question is, Apis mellifera. Communication is based on chemical signals, and most of their communication are centered around the scent and taste. The members of hive colony are bound chemically to each other. Honeybee have an elaborate communication system to signal to other members of the hive the exact location of the food. Next. Carl Monfresh, he is a scientist. In 1967, he described the dance language hypothesis. This is the dance of honeybees. Actually, honeybees have 2 types of dance forms. First one is ground dance for short distance, that is 22 to 200 meters of food source from the hive. The second one is waggle dance, that is for long distance, approx 2000 meters of food source to the hive. This is the diagram showing waggle dance
It is of 8 shape. Figure 8 shape. 8. Next. So waggle dance, it is shaped in a figure of 8, looping first to the left and then to the right, with waggling of the abdomen in a straight line. Food source is located exactly 30 degree to the right of an imaginary line, straight line running between worker's height and the sun. When the forager goes to her waggle dance, many sisters as possible try to keep up with her. Thus, her dance would provide topographical information about the food source. So, the answer of this question is honeybee. Thank you. Good afternoon everyone. I, Dr. Himlata Singh from Botany Department will explain question number 26. So the question is, consider the following statements. Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. How many of the above statements are correct? Option 1 is only 1, second is only 2, third is only 3 and fourth is all 4. So statement first is, some mushrooms have medicinal properties. Mushrooms are not only good in taste, but they are also rich in proteins, fibers and vitamins and minerals like copper, selenium, potassium, phosphorus, etc. They have low sodium, fats, cholesterols, and they are rich source of bioactive compounds such as polyphenols, terpenoids, steroids and alkaloids. Due to presence of these components, they have medicinal properties. Next slide. So mushrooms can be used as anti-cancer, anti-diabetic, to prevent cardiovascular diseases and to enhance immunity. So some medicinal mushrooms like Saitek, Mytek and Reishi have been found to have anti-tumor and immunostimulant properties. Next slide. So statement second here is some mushrooms have psychoactive properties. So psychoactive substances are the substances that can change the functioning of the brain. They can cause changes in the moods, feelings and behavior. Examples are marijuana, coffee, alcohol. So psilocybin mushrooms, commonly called as magic mushrooms, they contain a phytoactive compound which is called as psilocybins. So individuals who are using these mushrooms, they feel hallucinations and they feel happiness, euphoria and oneness in all life. So examples of such kind of mushrooms is inosine, psilocybin and agrosine. Next slide. So statement third is, some mushrooms have insecticidal properties. So a study was conducted in which 175 mushrooms were tested against Drosophila. So among these 175, 79 were found to inhibit insect development. Next slide. Some mushrooms have bioluminescent properties. So certain mushroom can produce and emit light through a process called bioluminescence, and they glow in a dark by using enzyme luciferase. So example of such kind of mushroom is Panellus strypticus and jack-o'-lantern. So all statements are found to be correct. So the correct answer is D. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Myself Dr. Seema Saxena, Assistant Professor in Geology. My question number is question number 27, and this question is about the nesting and feeding behavior in Indian squirrel. In this question, 3 statements are given for the nesting and feeding behavior of squirrel. The first statement is about the nesting behavior, and second and third about the feeding behavior of squirrel. Now we come to the statement first. Next slide please. This statement is about the nesting behavior of squirrel. इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो स्क्वायरल्स हैं वो बरो बनाती हैं, वो ग्राउंड में रहती हैं. बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज squirrel make their nest in the tree trunk, in any hole and in any hollow cavities that are present above the 8 feet above the earth. Okay, and these nests are for their protection of young ones, and they protect them from the adverse environmental condition. Generally, they don't burrow inside the ground, and this statement is
Incorrect. Now we come to the statement second. Statement second says that they collect food in the form of nut and seeds. But this statement is also partially incorrect. Why? Because they collect food material, small food material in their nest, and large quantity of food material is stored in the burrow that is present in the ground. But not all the species of squirrel collect food material. Only few of the species, including Indian squirrel, collect the food material in the burrow. So this statement is partially correct. Now we come to the third statement, and this third statement told that squirrels are omnivorous. What are omnivorous? Basically, on the basis of feeding habits, animals are of three kinds. These are herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous plant eaters होते हैं, carnivorous flesh eaters, and omnivorous that can eat plant as well as insects. Now the squirrel can eat both the plant product as well as when the plant products are not available, they can eat the insects and other small parts of animal. So it shows both the herbivorous habit and carnivorous habit. So we can say that squirrels are omnivorous in feeding habit. So the statement third is also correct. So out of the three statements that are given about for the Indian squirrel, only two statements are correct, that is statement second and third. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Renu Sharma from Department of Zoology. My question number is question number 28. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अकरेंस के बारे में है, उनकी प्रेजेंस के बारे में है. कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट जो है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं. सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि वो बहुत लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं. और थर्ड स्टेटमेंट में है कि वो हाईली एसिडिक टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं. एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, जो हम डिसाइड मतलब हमारे लिए बहुत एक्सट्रीम है, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर, काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट, काफ़ी एल्केलाइन एनवायरनमेंट, इन सभी कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस देखी जाती है. और इस बेसिस पर हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट मैम, थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हॉट टेम्परेचर पे, इवन बॉइलिंग जो पॉइंट है वाटर का, वहाँ पे भी पाए जाते हैं. सेकंड है हमारा साइक्रोफाइल्स. ये जो बैक्टीरिया या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर पे, इवन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वहाँ पर भी पाए जाते हैं. थर्ड है हमारा एसिडोफाइल्स. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट, इवन लो पीएच, लगभग 3 जो पीएच है वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो हमारा जो आंसर इसका है वो है सी आंसर, दैट इज जो तीनों हमारे ऑप्शन हैं वो करेक्ट. थैंक यू. Good afternoon everyone. I am Dr. Manisha Gupta from Department of Chemistry. My question is, consider the following. First, aerosol. Second, foam agent. Third, fire retardants. And fourth, lubricants. In the making of how many of the above are hydrofluorocarbon used? Actually, this question is based on uses of hydrofluorocarbon. So we first of all we must know about what is hydrofluorocarbon. Next slide. Hydrofluorocarbons are man-made organic compound. Actually, purely synthetic organic compounds हैं which are made from carbon, hydrogen and fluorine. Next, this is the general structure of hydrofluorocarbon, in which 3 bond is formed between carbon and hydrogen, and 1 bond is formed between carbon and fluorine. Next, HFC is actually short form of hydrofluorocarbons. Hydrofluorocarbons are entirely human made. They are primarily produced for use in first aerosol.
एक्चुअली एरोसोल्स जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर हमारा मीडियम जो है डिस्पर्जन मीडियम एयर होता है, जो उसके अंदर डिस्पर्जन फेस है वो सॉलिड और लिक्विड हो सकती है। तो ये हमारे डेली यूज़ में जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये एरोसोल यूज़ होते हैं। तो HFC जो है वहाँ एरोसोल के अंदर यूज़ होती है। सेकेंड है फॉर्म एजेंट, जो हम फॉर्म डेली जो हमारे मेटल्स वगैरह में फॉर्म यूज़ होती हैं वहाँ भी HFC का यूज़ किया जाता है उनकी फॉर्मेशन में। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड, फायर रिटार्डेंट्स। HFCs are used to make fire retardants, which are chemical that are used to slow down or stop the spread of fire. Third uses of HFCs are as a lubricant. Lubricant which are reduced friction between the two layers. And so HFCs are also used in variety of other products including air conditioner, refrigerators and freezers. Okay, so after see all these uses, our question is about the uses of hydrofluorocarbon. So option is correct, all four. First slide repeat कर देंगे सारी। First question, तो क्वेश्चन यही था, कंसीडर द फॉलोइंग। ये यूजेस दिए हुए थे, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा द ऑप्शन विल बी डी, ऑल फोर, इन विच हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड। थैंक यू। From Department of Geography. My question is, consider the following statements which is true. Jhelum River passes through Bullard Lake. Second is Krishna River directly feeds Koleru Lake. And third is meandering of Gandak River forms the Kanwar Lake. Okay, next slide. We have to tell which statement is true. So Jhelum River originates from Verinag Spring in Jammu Kashmir, and it moves northwards and enters, it starts meandering and enters Bullard Lake. It enters Bullard Lake to prevent the flooding in river Jhelum. So it enters in Bullard Lake and emerges out from the western side and moves to Pakistan, and then it joins Chenab River. And then Chenab River joins the Panchnad, and all the Panchnad rivers joins Indus River and drain out in the Arabian Sea. Okay. Jhelum River flows from the northern slopes of Pir Panjal River and then enters Bullard Lake. So first statement is true that it flows to the Bullard Lake. Next slide. This is Bullard Lake. And the Bullard Lake is at 7,000 feet height. Next. So second statement was the Krishna River directly feeds the Koleru Lake. But this statement is not true because there are two streams, which is Budameru and Tamileru. These are two streams which feeds the Lake Koleru. So this is not true. So this statement is false. It does not directly feeds the Koleru Lake. Next statement is that Gandak River meandering of Gandak River forms the Kanwar Lake. Kanwar Lake. So when Gandak River meanders, it forms Oxbow Lake called as Kanwar Lake. Kanwar Lake is the largest oxbow lake of India, which is situated in Begusarai district of Bihar. So it is the only Ramsar site of Bihar, which is situated there. So third statement is also true. So first statement and third statement are true. So only two statements are correct. Thank you. Lake, Kanwar Lake. Thank you. I am Dr. Swapna Sisodia from Department of Botany. Today I am present here for the explanation of question number 33. Question number 33 is consider the following three. First, jackfruit, mahua, and third plant is the teak. Jackfruit's botanical name is the Orthotropus, mahua is the Maduka, and teak is the Tectona grandis.
इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो 3 प्लांट दे रखे हैं, 3 ट्रीज जो दे रखे हैं, उसमें से कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर डेसिडुअस ट्रीज, यानी कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं ट्रीज की, कि यहाँ पे जो 3 ट्रीज के नेम दिए गए हैं उसमें से डेसिडुअस ट्रीज कौन सा है। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि 2 तरह के ट्रीज होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन और एक होते हैं डेसिडुअस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेसिडुअस होते क्या हैं। डेसिडुअस का मीन्स होता है फॉलिंग लीव्स, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर लीफ का जो फॉलिंग होता है वो 1 साल में होता है, ईयरली यानी कि फॉल होता है। आपने बहुत ही नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा, प्लांट होता है आंवला, जिसको सब लोगों ने देखा होगा। आंवले की ट्री आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो लीव्स होती हैं वो साल में एक बार फॉलिंग ऑफ होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनका ईयरली या ऑटम्स आने पे जिनका फॉल ऑफ होता है वो प्लांट डेसिडुअस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैक फ्रूट जो है, जिसको आप सभी लोग कटहल के नाम से जानते हैं, तो कटहल का प्लांट जिन लोगों ने देखा होगा या जानते हैं कि उसमें जो लीव्स होती हैं वो कभी भी गिरती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईयर खत्म होने पे उनमें से फॉलिंग ऑफ होगा, लेकिन जैसे महुआ और टीक है, ये जो प्लांट्स हैं ये उस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैक फ्रूट जो है वो फैमिली मोरेसी से है, इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री, मीनिंग इट डज नॉट लॉस इट्स लीव्स सीजनली, सो इट इज नॉट डेसिडुअस। सेकंड वन इज द टीक, इसकी फैमिली होती है बर्बेरेसी, जो होता है लार्ज डेसिडुअस टीक और इट्स वुड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर। टीक हैज बीन वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। नेक्स्ट and third plant is the mahua family Sapotaceae, is a large tree found in the dry deciduous forest of India. So answer B यानी कि only 2 except jackfruit, यानी कि jackfruit को छोड़ के जो बाकी दोनों हैं mahua and teak, यानी कि मधुका इंडिका and Tectona grandis are deciduous tree. So my answer is B. Thank you. Myself Dr. Vandana Sharma from Department of EFM, Subodh Girls College, Sanganer. Today the question which I would be answering is, which of the following activities of RBI is considered to be part of sterilization? The options have been given to us. Next slide, ma'am. Sterilization is what? It is basically a process in which RBI controls the flow of money in market. We have lot of inflows and outflows of money in market. Whenever there is excess of money supply in the market, it leads to inflation. Inflation is when the prices of all the things, it boosts up, it starts to rise. So it has to be controlled in a process, and that process is called as sterilization. For that, RBI uses certain instruments. Some of these methods are, first one is open market operations. Open market operation is a process where RBI openly buys or sells the securities in the market. What are securities? These are kind of bonds. We all must have seen bonds and the other papers. So they are in that form. RBI buys or sells to control the flow of money in market. The next one is cash reserve ratio. Cash reserve ratio is the amount of total deposits that all the commercial banks have to keep with RBI, and that is mandatory for all the commercial banks. Commercial banks are like RBI, we have a part of commercial banks. All the banking institutions which are working in our economy, they are part of commercial banking. So presently this rate is 4.50, the total deposits which we are surrendering, like we are giving our securities, we are giving our savings to RBI, to the commercial banks. So the banks, they have to keep an amount of that, they have to keep percentage of that total deposit with RBI, that is CRR or cash reserve ratio. Then there is statutory liquidity ratio, we call it SLR in short. Also the banks have to maintain a part of total deposits in SLR form in liquid form. Liquid form is that form of money which we can easily have, or we can use that money in the market. Like cash, we all know cash itself is a form of liquid asset. Then gold, you all must know that gold can be easily bought or sold in the market. So gold is a form of liquid asset. Then we have these securities, they are also form of liquid assets. So basically these all form the part of SLR. Presently 18% of all the deposits have to be surrendered by banks with the in the form of SLR. The result of not maintaining this sterilization, if RBI do not follow this process of
sterilization. It can lead to rise in prices in the economy, which would be very difficult then to maintain the price stability. If price stability would not be there in the economy, it can lead to many disturbances in each and every segment. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिता शर्मा, HOD ABST डिपार्टमेंट. My question is, consider the following market: government bond market, call money market, treasury bill market, and stock market. Market is sale and purchase of securities, stock, bonds, etc. ठीक है. Market is long term and short term market. मार्केट में जो सिक्योरिटीज का सेल्स किया जाता है, बॉन्ड, इक्विटी फंड, एक्सेट्रा जो होता है, अपने पास गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट होता है, बिल्कुल सेफ मार्केट होता है, जहां पर आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं. आरबीआई की जो भी रेट होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में अप्लाई होती है और ये लॉन्ग टर्म मार्केट होता है. यानी कि यहाँ पर जो भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आफ्टर 15 ईयर्स के बाद में अपना मैच्योरिटी पीरियड आती है. कॉल मनी मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म मार्केट. शॉर्ट टर्म यानी कि बिल्कुल 15 डेज के अंदर अंदर अपन इसको लोन रिसीव कर सकते हैं. 15 डेज से ज़्यादा अपन इसमें लोन नहीं ले सकते और ये कुछ अपने पास में सेफ मार्केट नहीं होता है. ट्रेजरी बिल मार्केट भी अपना लॉन्ग टर्म मार्केट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइडेड होता है कि इसकी रेट कितनी होगी और कैसे डिसाइडेड होगी, लोन कहाँ से पास किया जाएगा. स्टॉक मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म मार्केट. स्टॉक मार्केट में भी अपन 15 डेज टू 30 डेज के अंदर अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस करना है वो कर सकते हैं. इसमें आगे है हाउ मेनी अबाउट द इंक्लूडिंग इन ए कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज ए लॉन्ग टर्म मार्केट, नॉट कि शॉर्ट टर्म मार्केट. लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो इसमें जो कैपिटल मार्केट है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट. इज राइट आंसर इज बी, ओनली 2. Thank you. Good afternoon everyone. Myself Shivangi Tamboli and I am from Department of Botany. My question is question number 72. Slide please. Okay. So my question is, here are 4 statements and we have to prove that which statement is correct. That means we have to take the correct statement. So let's go through the statements one by one. Next please. Just back. The question is actually with the reference of Earth atmosphere, which one of the following statement is correct? अर्थ के एटमॉस्फेयर की रेफरेंस में इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Let's go to the next slide. The first statement says the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the pole. ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सन का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन का मतलब होता है कि सन से जो लाइट आ रही है वो अर्थ के ऊपर यूनिट टाइम पीरियड में यूनिट एरिया में कितनी लाइट पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्थ के ऊपर इक्वेटर पे जो सन का इंसुलेशन होता है दैट इज 10 टाइम्स रीचिंग टू दी पोल्स. देख लेते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. सो बेसिकली अगर हम साइंटिफिक डेटा उठाकर देखते हैं थ्रू दी सैटेलाइट्स तो हमें पता लगता है कि सन का जो इंसुलेशन है that is 320 watt per meter square reaching on the tropics. Reaching on the tropics means कि ट्रॉपिकल एरिया बेसिकली होते हैं इक्वेटर के पास. तो इक्वेटर के पास वाले एरिया में सन का जो इंसुलेशन होता है दैट इज बेसिकली 320 watt per meter square. एंड अगर हम पोल्स एरिया की बात करें तो क्योंकि पोल्स पर सन का जो एंगल होता है, लाइट का जो एंगल होता है वो लो एंगल होता है, इसलिए वहां पर जो इंसुलेशन होता है दैट इज 70 watt per meter square. अब अगर स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चले तो स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वेटर पे जो पहुंचता है वो 10 टाइम्स होता है पोल्स का. सो बेसिकली अगर हम 70 का 10 टाइम निकालते हैं तो 700 आता है, लेकिन अभी हमने देखा कि इक्वेटर पर तो सिर्फ 320 पहुंच रहा है. सो दैट मींस स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर हम स्टेटमेंट बी पर जाते हैं तो उसमें क्या है कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन. अगर हम 2/3 की बात करें तो 2/3 का मतलब होता है 66.something%. और अगर हम साइंटिफिक डेटा उठा के देखें तो हमें पता लगता है कि सन का जो इंसुलेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें इंफ्रारेड रेज जो है दैट इज एक्चुअली 46%, नॉट दी 66%. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट. द थर्ड स्टेटमेंट नंबर 3, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Actually third statement is correct, so I have put statement number D here.
D, yeah. Statement D, that is the fourth statement. It is called infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. अब यहाँ ये statement कह रहा है कि infrared rays जो होती है that is a part of visible light. But this statement is again incorrect because infrared rays are a different part of sunlight and visible light is a different part of sunlight. So this statement is again incorrect. The last statement, that is the correct statement, it says infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. This statement is actually the right statement because अगर हम लोअर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर वाटर वेपर मैक्सिमम अमाउंट में होता है जो कि एज अ ग्रीन हाउस गैस की तरह ग्रीन हाउस गैस हम कह सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस and it is basically the maximum part, it is absorbed maximum part of the infrared radiation. So this is the correct statement and the answer is finally the statement number C. Thank you so much. Good afternoon to all. I am Shikha Sharma presenting the solution of question number 75. My question number 75 is, consider the following statements. First is, in a seismograph, P waves are recorded earlier than the S waves. And in the second option, in P waves, the individual particle vibrate to and fro in the direction of wave propagation, where in S waves, the particle vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagation. It means we have to find out the properties of P wave and S wave. And after the studying the properties of P and S waves, we can find out the solution of this question. Next slide, please. First, I will discuss here, I will give the brief description of what is seismograph. It is an instrument that is used to detect and to record the seismic wave caused by the earthquake, explosion or other phenomena. Next slide, please. These are some properties of P wave. First property is P wave are the first wave to hit the seismograph. First statement is also saying the same thing, that P waves hit the seismograph firstly. So from this we will find out that the first statement is correct. And the third property is that the P wave are longitudinal wave, which means its particle motion occurs parallel to the direction of wave propagation. Next slide, please. This is a graphical representation of P wave. From this we find out that it propagates parallel to the direction of propagation. Next slide, please. These are the some properties of S wave, and again the first and second line saying that the S waves are the second wave to hit the seismograph and it travel much slower than the P wave. It means the statement 1 is correct. And the second statement, second option of S wave property shows that it is a transverse nature which propagating right angle to the direction of wave propagation. Next slide, please, ma'am. This is the graphical representation of S wave, which also saying the same thing, that it propagating right angle to the direction of wave propagation. Next, please. From above these properties, we conclude that the both statement is correct, 1 and 2. So the answer is option C, that both statements are correct. Thank you so much. And here I am to explain the question number 84. My question is, in these three statements, in how many of the above action is the function of accelerometer required? So for the understanding of the question, first we have to understand about the accelerometer. So for this we have to understand about the acceleration. Next, please. The formula of acceleration is A is equal to dv by dt. That means if the change in velocity with respect to time is occur, then acceleration is here. Velocity is change in position or displacement with respect to time. So here acceleration and velocity both are the vector quantity. That means the change in the direction as well as magnitude both are required, and if both are changing then acceleration is occur. So next slide, please. What is accelerometer and why we need this? As we know, voltmeter measures the voltage of the machine and accelerometer measure the acceleration. So here the proper definition is, accelerometer are devices that measure the vibration or acceleration of motion of a structure. They have a transducer that converts mechanical force caused by vibration or a change in motion into an electrical current using the piezoelectric effect.
That means accelerometer is the sensor. So back to the question, please. Our first statement is detection of car crash or collision which result in the deployment of airbags almost instantaneously. That means when the car hit any object, then the velocity from maximum to it becomes zero and acceleration will happen. The second is the free fall of the laptop and it turning off the hard device. That means from the velocity 0 to the when we fall to the earth, then it will go to the maximum velocity. And third is the when we rotate our smartphone from portal state to the landscape, then the direction is changing. So in all these three statements, there is the acceleration. That means in first two the magnitude is changing, and in last one the direction is changing. So all these three, the answer is C. And in this, all three statement needs the accelerometer. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Savita Chaudhary from Geography Department, and we'll be discussing the question from extraterrestrials activities. Okay, the question is asking here if the Cepheids are the giant clouds of dust and gases in space. Second option, nebulae are the stars which brighten and dim periodically. Pulsars are neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapses. So, here only one option is correct. Let's find out which option is correct. C. Cepheids are the stars which dim and brighten up periodically. When we look up into the sky, we see the stars brighten and dimming down, and this phenomena are related to the variable stars. The variable stars are the ones those dim and brighten. So, the first option is wrong. Second option, the nebulae. Nebulae are the nebulae are the clouds which are formed when the stars explodes. The explosion leads to a huge amount of dust and gases. Those dust and gases forms the nebulae. So second option is also incorrect. Third. Okay, pulsar. Pulsars are formed when the neutron starts rotating in a very high speed. They release the pulses from its polar extensions. For example, like Earth from its north and south pole releases the pulses in very frequent manner. Those are known as pulses. So those stars which releases the pulses in a periodic manner are known as pulsars. So here only third option is correct. Thank you, everyone. Good afternoon. My question is 90 number question. My name is Dr. Ravi Kumar Tiwari from Chemistry Department. और मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ थोड़ा अलग हटके है, इंटरेस्टिंग भी है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन। तो ये भी ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड आता है अपना इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन। This statement is right. And third statement, it can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. ये भी right है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है only 1, तो ये 1 वाला ठीक है, लेकिन साथ में 2 भी है और 3 भी। इट मीन्स आंसर हो गया इसका all of these, C. This question answer is all of these, यानी all of 3. मैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में जो फ्यूल की जो कमी हो रही है उस फ्यूल की कमी को दूर करने के लिए काम आएगा ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे डिफरेंट तरह की पावर जनरेशन भी होगी। और इंडिया में पहला जो है यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख में, वहाँ पे एक सेंटर प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसमें 3 महीने या 4 महीने बाद वहाँ जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होती है, तो वो जो हाइड्रोजन होती है उसको एज ए फ्यूल अपन काम में लेते हैं। वैसे H2O2 फ्यूल सेल भी बनता है ग्रीन हाइड्रोजन से ही, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इन H2O2 फ्यूल सेल देयर आर प्लेट, विच प्लेट इज
ओनली एंड ओनली गोल्ड। सो जब सेल बेकार हो जाएगा तब उसके बाद वो जो गोल्ड की जो प्लेट उसमें लगती है वो बहुत कॉस्टली होती है। दूसरा क्या है, इसमें कंप्रेसर भी काम में आता है, तो कंप्रेसर में भी डेंजर जो रहता है, इसमें कोई ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए इस तरह का एक्सपेंसिव होने की वजह से अभी ये ज़्यादा रूटीन में नहीं है, लेकिन इस जगह इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और कई जगह इस तरह का यूज भी होने लगा है फॉरेन में। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन नंबर 100 है। इसका ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें एक निर्वाचन मंडल होता है जिसका गठन किया जाता है, जिसमें केंद्र के संसद के हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, देश है, उनके सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा निर्वाचन मंडल का गठन केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय किया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके गठन के लिए इन सब सदस्यों का होना आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड है, हायर मेंबर ऑफ दीज इलेक्शन असेंबली, एंड थर्ड द वैल्यू ऑफ वोट MLA ऑफ मध्य प्रदेश ग्रेटर देन द केरला, ये सब रॉन्ग है, क्योंकि हमारे वोट ऑफ वैल्यूज जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, उसका चुनाव होता है, जब उसके वोटों की गिनती होती है तब किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के समय हमारा ए ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि उनमें इन सदस्यों को समाहित करके तब निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। थैंक यू। भविष्य के मार्गदर्शन हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अंजू शर्मा सभी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आशा है छात्राओं के प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को किस तरह सॉल्व करना है संबंधी बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आप सभी का आभार, धन्यवाद।